नमस्कार दोस्तों। जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो इंसान मारा जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान सब कुछ खो जाता है और वो इंसान सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी आते आते ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर मुरादों का राज चलता है। दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। दोस्तों, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण मुझे कहीं पर नौकरी नहीं मिली थी। दर दर ठोकर खा खा कर मैं अब थक चुका था। मुझे ज़िल्लत सहने की अब आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने मेरा हाथ बांध दिए थे। एक दिन मैं काम की तलाश में निकल पड़ा। दोस्तों, मैं अपनी कहानी सोमू, जो मेरा दोस्त था, उसको बताई। सोमू ने कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल मेरे साथ, शायद कोई काम मिल जाए। समू मेरा बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में ही साथ घुमा करते थे। शहर आने के बाद से हम दोनों कभी नहीं मिले थे। फिर भी समू ने मेरी मदद की। मुझे एक सफाई का काम मिल गया। मुझे जो काम की तलाश थी वो अब पूरी हुई और काम घर के पास में ही था, तो अब मुझे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं थी। मैं रोज़ सुबह सफाई के लिए दवाखाने आती और शाम को चला जाता। ऐसे ही मेरा काम चालू हुआ। समूह से भी अब रोज ही मुलाकात होने लगी। अब मेरा काम का 1 महीना होने को आया। अब पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन ज़रूरत के लिए पैसा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, जब सोमू का पगार लेने का नंबर था, उसको मेरे से 2 गुना पगार मिली। ये देखकर मैं हैरान हो गया। ये क्या हुआ? दोनों साथ में ही काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्टर वर्कर थे, फिर भी उसकी पगार इतनी ज़्यादा कैसे? घर वापस जाने के वक्त मैं यही सोच रहा था, लेकिन मैंने पूछा नहीं। शाम को सोमू के यहाँ खाना था, सभी दोस्तों का। सोचा कि वहीं पर जाकर पूछूंगा। शाम होते ही सोमू ने खाने का सामान, मुर्गी और दारू साथ में रख लिया। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। मुझे नहीं पता था कि समूह अब दारू पीने लगा था। खाना हुआ। अब मुझे छोड़कर समूह और उसके सारे दोस्त पीने बैठ गए। तभी मैंने सोमू को पूछा, अरे सोमू, तू तो कभी दारू पीता नहीं था यार, अब तो बहुत पीने लग गया, कैसे? समूह ने हंसते हुए कहा, अरे शेखर, तू भोला का भोला ही रहेगा। पैसा है इसीलिए ये सब शक कर लेता हूँ कभी कभी। अपने लिए जी लेता हूँ यार। ले तू भी ले, शर्मा मत यार। तभी मैंने उसको बोला, नहीं समूह, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ़ कर दे। मैंने उसको रोकते हुए कहा, अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह पर काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज़्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। सोमू ने मुझे एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सौकड़े रास्ते खुल जाता है। मैं समझा नहीं। मैंने फिर से उसको पूछा। तभी समूह ने मुझे बताया कि वो रात में उसी दवाखाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता है। मुर्दा घर का नाम सुनकर मैं बहुत डर गया। मुझे ऐसा सहमा देख समूह ने बोला, यही वजह से मैं पैसे कमाई कर रहा हूँ। सभी लोग डरते हैं वहाँ पर जाने के लिए, इसीलिए कोई नहीं मिलता वहाँ पर काम करने के लिए। मैं करता हूँ तो मुझे पैसा भी बढ़िया मिलता है। मैं दारू लेकर जाता हूँ और वहाँ पर पी के सो जाता हूँ, मुर्दों के साथ मुर्दा घर में। ऐसे बोल के वो हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और समूह रात की मुर्दा घर वाले ड्यूटी पे चले गए। मैं अपने घर जाकर सारी रात मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर मैं ये काम कर सका तो मेरे कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे, पैसा आएंगे, घर वाले को भी खुश कर पाऊंगा। मैं रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपने काम खत्म करके दवाखाने पर अपने ड्यूटी पे चला गया। समूह भी मुझे रास्ते में पर मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त मैंने
मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। समू, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है यार, पैसे की ज़रूरत है मुझे भी। क्या मैं भी मुर्दा घर? मेरा इतना कहते ही समू हंस पड़ा। अरे शेखर मेरे भाई, तुम मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो दारू भी नहीं पीता मेरा यार। मुर्दों के बीच पर रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है, समझा? मैंने फिर एक बार सोमू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन सम्मू ने अपने साहिब से बातें करके मुझे वो मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी दिया दी। लेकिन अब सम्मू भी मेरे साथ रहने वाला था, तो कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। सम्मू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही सम्मू ने बताया, ये दरवाज़ा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता तो हमको इस अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। ऐसा बोलकर ही वो मेरे सामने दारू पीकर सो गया। मैं मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, एकदम सन्नाटा। मैं बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुरादों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज़ अलग से बाहर ना आए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और मुझे थोड़ी सी हिम्मत आ गई। अब हम दोनों रोज मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद यहाँ पर काम करना मुझे बहुत आसान लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो मुझे बहुत काम आने लगे। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पर लेटा के सब चले गए। वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह पर लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर मैं बाहर देखने लगा। मैंने सम्मू को उठाया। सम्मू दारू पीकर सोया हुआ था। रात के करीब 1 बज चुका था। उसकी दारू अब उतरने लगी थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पीकर पकड़ लेगा तो उसकी नौकरी जाने का खतरा था। मैं दरवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दवाखाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर सम्मू उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने से खिड़की से आई और दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब सम्मू की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला, ऐसा महसूस हुआ। सम्मू का शरीर पूरा पसीना हो गया था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी दिखा नहीं। अब कुछ ज़्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से उसकी चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कई जगह हड्डी तक दिख रहा था। ऐसा डरावना रूप देखकर सम्मू की तो होश ही उड़ गई। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था। सम्मू चिल्लाने लगा, जोर से दरवाज़ा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और वो चलकर सम्मू की तरफ आते ही उसके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस फूलने लगी और डर के कारण उसी जगह पर उसकी मौत हो गई। इधर मैं इस बात से बेखबर था। वहाँ एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहिब, अभी जो लाश यहाँ पर आई है वो लाश नहीं, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहिब, उसमें शैतान समा गया है। वो जहाँ जाती है
वह मौत होती है साहिब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। मुझे एकदम से याद आया कि समूह अंदर है। मैं जल्दी से मुर्दाघर में पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। मैं झट से दरवाज़ा खोला और सामने देखा कि समूह नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर ही थी। मैंने समूह को उठाना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं सका। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ गया है, ये मर चुका। ये सुनकर मैं एकदम से सुन्न रह गया। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय समूह के लाश को मुर्दाघर में लेकर आया। मैं डर से सहम कर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही समूह के लाश को एक बेड पर रखा, तभी उसकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ी। समूह की आंखें खुल चुकी थी। उसने एक नज़र मुझे देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।